हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के हमारे सेशन को, हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज को। आज हम डिस्कस कर लेते हैं 20 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक करंट अफेयर जो यहां पर मैं आपको बताऊं, आराम से नोट कीजिए, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर यहां पर हमको देखने को मिलेंगे। ओके, पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट दोनों ही आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा एप्लीकेशन पर जाकर। तब तक हम चलते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर इसका नाम हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारी क्लियरिटी हमको मिलेगी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अब यहां पर आपको नाम से समझ में आएगा कि ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कि रिफ्यूजीज के हितों के लिए काम करती है। अब बात आती है, रिफ्यूजीज कौन? रिफ्यूजीज या शरणार्थी, अगर इनकी बात करें तो देखिए, अफ्रीकी देश हो गए, वर्ल्ड के अलग अलग देशों में काफी सारी प्रॉब्लम्स है। अगर वहां के लोग किसी बेटर लाइफ की आशा में किसी और देश में माइग्रेट करते हैं तो वो लोग हो जाते हैं शरणार्थी। काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी भी देश में गृह युद्ध चल रहा है, फॉर एग्जांपल सूडान, अभी उसका लेटेस्ट हमारे पास एग्जांपल है। अफ्रीका के अधिकतर देशों की हालत ऐसी है, गृह युद्ध की स्थिति है, बहुत ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, वहां के लोगों में बहुत ज्यादा डिसीज देखने को मिल रही है, बीमारियां फैल रही है, तो वहां के लोग माइग्रेट कर जाते हैं। अब ये माइग्रेशन लीगल इलीगल दोनों तरीके का होता है, तो ये सभी क्या है, ये दूसरे देशों में शरणार्थी होते हैं। यूरोप के काफी देश है जिन्होंने अपने यहां पर शरण दे रखी है अफ्रीकी देशों के लोगों को, तो ये क्या है, ये शरणार्थी है। अब भले ही ये रिफ्यूजीज हैं, लेकिन इनके कुछ ह्यूमन राइट है, तो इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था काम करती है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। समझ में आया कि संस्था क्या करती है? अब इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं बरहम सलीह। आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो आंसर मिल गया, अध्यक्ष मिल गया, संस्था क्या काम करती है ये पता चल गया। अब बात आती है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया। तो इस पद पर पहले इटली के फिलिपो ग्रांडी थे, इनको रिप्लेस किया है बरहम सलीह ने, और ये आते हैं इराक से। इराक के बहुत ही फेमस ये नेता रहे हैं, पॉलिटिशियन है। 2006 से 2009 तक इराक में डिप्टी पीएम का इन्होंने पद संभाला है। 2018 से 2022 तक इराक के प्रेसिडेंट रहे। कभी जब इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था, तब इनको जान बचाकर भागना पड़ा था ईरान से, सॉरी इराक, है ना, ईरान नहीं इराक। तो इराक से जान बचाकर इनको भागना पड़ा था। तो इराक के डिप्टी पीएम रह चुके हैं 2006 से 2009 तक, 2018 से 2022 तक प्रेसिडेंट के रूप में ये काम कर चुके हैं। अब 1 जनवरी 2026 को इनका पद शुरू होगा और आगे आने वाले 5 साल तक यही यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। नाम क्या है इनका? बरहम सलीह। और कहां से आते हैं? तो ये आते हैं इराक से। अगर मैंने ईरान बोला हो तो करेक्ट कीजिएगा, ये इराक से आते हैं। ठीक है, आगे। तो संस्था क्या करती है हमको पता चल गया। स्थापना की बात करें तो 14 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष आ गए इराक से बरहम सलीह। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ओमान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं अलग अलग देशों के नागरिक सम्मान के रूप में? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को जब ओमान ने अपने यहां का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दिया, तो इसको मिलाकर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पास अब 29 अवार्ड हो गए हैं अलग अलग देशों के नागरिक सम्मान के रूप में। तो 29 इंटरनेशनल अवार्ड हो गए हैं भारत के पीएम के पास। आपको पता है 3 देशों की यात्रा पर थे भारत के पीएम, हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में। तो 3 देशों की यात्रा में लास्ट में ये जब ओमान पहुंचे, तो ओमान ने अपने यहां का ऑर्डर ऑफ ओमान, जो कि ओमान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये दिया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। और आपको पता है कोई भी देश अगर ऐसा अवार्ड देता है तो वो दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़े, आपसी कोऑपरेशन को बढ़ावा मिले, और इसके अलावा संबंध मजबूत हो, इसलिए दिए जाते हैं।
तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया है और इसको मिलाकर अब भारत के पीएम के पास 29 इंटरनेशनल अवार्ड हो चुके हैं। अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के पीएम को दिया गया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, और अब दिया गया है ऑर्डर ऑफ ओमान। वैसे 2025 में भारत के पीएम को जो मेन अवार्ड दिए गए अलग अलग देशों से, उनकी यहां पर लिस्ट है, एक बार इन पर नजर डाल लेते, पूछे जा सकते हैं 2025 के। ओके, नामीबिया की बात करें, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलीज, यह अवार्ड दिया गया है नामीबिया के द्वारा भारत के पीएम को। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, यह दिया गया है ब्राजील के द्वारा भारत के पीएम को। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो, यह दिया गया त्रिनिदाद और टोबागो देश के द्वारा, कैरेबियन सी में एक कंट्री है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना के द्वारा दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड, यह दिया गया साइप्रस के द्वारा। मित्र विभूषण, यह भारत के पीएम को श्रीलंका ने दिया था 2025 में। मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, यह मॉरिशस ने भारत के पीएम को दिया था। और ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, यह दिया था बारबाडोस ने भारत के पीएम को। तो काफी सारे अवार्ड हैं, पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से और एक बार इनको पढ़ लेना। यहां पर पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ये हो गए इधर और ये हो गए दो और। आगे चलिए, हाँ यहां पर ओमान की बात कर लें तो देखिए नेबर कंट्री, एक तो इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, तो मस्कट ये कैपिटल है ओमान की, और नेबर कंट्री में यूएई है ना, इधर से सऊदी अरब और ये यमन, ये तीन देश टच होते हैं ओमान से, और इसकी जो दक्षिणी बाउंड्री है वो टच होती है अरेबियन सी से, जो कि इंडियन ओशियन का पार्ट है। आगे चलिए, झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने नाम की है? पहली चीज तो ये कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हम बात करें तो ये T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। T20 घरेलू प्रतियोगिता है, अलग अलग राज्य यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यों की क्रिकेट टीम यहां पर पार्टिसिपेट करती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? पहली चीज तो ये झारखंड ने, और किस टीम को हराया? तो झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हराकर यह खिताब जीता है। तो झारखंड हो गया यहां पर विनर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, और रनर अप हो जाता है हरियाणा। डन, ओके। तो आयोजन 26 नवंबर को लास्ट मंथ शुरू हुआ था, 18 दिसंबर को यह खत्म हुआ। फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है। पहला टाइटल है यह झारखंड का, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट है, झारखंड ने पहला टाइटल अपने नाम किया। रनर अप रहा हरियाणा, 38 टीमें पार्टिसिपेट करती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, अलग अलग स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की। 141 मैचेस खेले गए थे 2025-26 की ट्रॉफी में। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये झारखंड के प्लेयर रहे हैं अनुकुल रॉय, सबसे ज्यादा रन बनाए ईशान किशन ने, इनके झारखंड की तरफ से इन्होंने 517 रन बनाए, और सबसे ज्यादा विकेट राजस्थान के अशोक शर्मा ने लिए 22 विकेट पूरी ट्रॉफी में। तो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है, आयोजन बीसीसीआई ही करवाता है इसका, हर साल ये आयोजित किया जाता है और 38 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। इंडिया के एक टेस्ट प्लेयर रहे हैं बहुत ही फेमस, सैयद मुश्ताक अली, इनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम है। पहली बार पहला एडिशन 2006-2007 में शुरू किया गया था। सबसे सफल टीमों की बात करें तो तमिलनाडु ने 3 बार इसका टाइटल जीता है, सबसे ज्यादा। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट ईयर 2024-25 का जो खिताब था वो जीता था मुंबई की टीम ने, और रनर अप रहा था उस वक्त मध्य प्रदेश। 2025-26 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है झारखंड ने, और रनर अप रहा कौन? झारखंड विनर रहा, और रनर अप रहा हरियाणा की टीम। ओके, देखिए आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक की महामैराथन क्लास आ चुकी है, कल वो अपलोड हो चुकी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एक बार देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको 500 से ज्यादा करंट अफेयर के एमसीक्यूज बताए हैं विद डिटेल, वो एक सेशन में आपके 1500 से ज्यादा करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। तो जो भी मैंने आपको एमसीक्यूज और डिटेल पढ़ाई है ध्यान से सुनना। और काफी स्टूडेंट की वहां पर क्वेरी थी कि सर हमको पीडीएफ कहां मिलेगी,
तो देखिए पीडीएफ की लिंक मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप करंट अफेयर महामैराथन जो हमारी क्लास है, क्लास को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख लेना क्रेजी जीके ट्रिक पर, और आप इस मैराथन की पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी डिटेल और एमसीक्यू से उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। 2025 से करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो ये पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। डन। 500 प्लस एमसीक्यूज मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आप विद डिटेल उनको पढ़ेंगे तो आपके 1500 से ज्यादा करंट अफेयर वहां पर तैयार होंगे, है ना। डिटेल को भी ध्यान से पढ़ना, एक एक फैक्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर काफी नॉमिनल चार्जेस में आप अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर और डायरेक्ट अवेल कीजिए। चलिए आगे आते हैं। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई है इंडिया को। आपको पता है 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया ब्राजील में। अब 2026 में क्योंकि इंडिया में आयोजित किया जाने वाला है ब्रिक्स का सम्मेलन, तो ब्राजील ने अब अध्यक्षता सौंपी है इंडिया को 2026 के लिए। ब्रिक्स वर्ल्ड की 11 बड़ी इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है जो कि आपस में मिलकर ट्रेड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ग्लोबल जो ट्रेड चेन है मैनेजमेंट है उनको बूस्ट करने के लिए, आपसी सहयोग के लिए ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इनका एक संगठन है जो ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में ये 4 देश इसके मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है, 5 मेंबर बनते हैं और फिर आगे चलते चलते अभी 11 मेंबर हैं ब्रिक्स में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो 11 मेंबर देखने को मिलते हैं वर्तमान में ब्रिक्स में। वैसे तो अनऑफिशियली ये 2006 में स्थापित हो चुका था 4 देशों के द्वारा, लेकिन इसका पहला जो समिट थी ना 2009 में हुई थी। तो 2009 में पहली समिट रशिया में हुई, तो वहां से इसका ऑफिशियली स्थापना इसकी मानी जाती है। बाकी ये शुरू तो 2006 में अनऑफिशियली हो चुका था। तो पहली समिट रशिया में हुई थी 2009 में। 1 साल बाद ही साउथ अफ्रीका जुड़ गया था 5वें मेंबर के रूप में और यह ब्रिक्स संगठन हो गया था ब्रिक्स। 16वीं समिट 2024 में रशिया के कजान में आयोजित की गई। 17वीं समिट 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और अब 8वीं समिट 2026 में कहां आयोजित की जाएगी ब्रिक्स की? इंडिया में। डन। आगे अभ्यास एविया इंदिरा 2025 का आयोजन किन 2 देशों के बीच में किया जा रहा है? एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है एविया इंदिरा। इसका आयोजन इंडिया और रशिया के बीच में किया जाता है। यह वैसे हर साल आयोजित नहीं होती है, लेकिन यह एयरफोर्स एक्सरसाइज से इंडिया और रशिया की एयरफोर्स के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए इसे किया जाता है समय समय पर। देखिए इस बार ये इंडिया में हो रही है। यहां पर इंडिया की ओर से हमारे जो सुखोई 30 MKI है, तेजस, ऐसे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है और रशिया की तरफ से भी उनके जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया में इस साल इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज से 15 तारीख को शुरू हुई है और 22 दिसंबर तक यह आयोजित की जाएगी। कहां पर? इंडिया में। उद्देश्य समझ में आ गया? उद्देश्य क्या है? अब देखिए इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन यह हर साल आयोजित नहीं हो रही। फिर जो लास्ट एडिशन था 2018 में हुआ था, रशिया और इंडिया दोनों ने इसको होस्ट किया था और अब 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है ना। तो यह है एक्सरसाइज एविया इंदिरा। इंडिया और रशिया के बीच में इसका समय समय पर आयोजन किया जाता है। अभी ये इंडिया में आयोजित की जा रही है एयरफोर्स एक्सरसाइज। दिसंबर में जो अदर एक्सरसाइज हुई है उन पर नजर डालते हैं। देखिए यहां पर डेट मेंशन की है मैंने आपको, 2 से 15 दिसंबर तक एक्सरसाइज एक्वेरिन का 14th एडिशन आयोजित किया गया था इंडिया और मालदीव के बीच में। यह आयोजन हुआ था इंडिया में, केरला के तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा इंडिया और मलेशिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज आयोजित की गई जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। 5वां एडिशन था, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहां पर इसका आयोजन 18 दिसंबर तक किया गया था। परसों यह खत्म हुआ है। एक्सरसाइज एका था, यह भी इंडिया और मालदीव के मध्य में आयोजित किया जाता है। इस बार ये 8th एडिशन है, मालदीव में आयोजन किया गया था नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। और एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, इसकी हमने कल के सेशन में ही बात की है, यह अभी आयोजित किया जा रहा है।
अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है इंडिया और यूए के बीच में। ये सेकेंड एडिशन है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का। इधर आता हूं, यहां पर आप डेट भी देख लीजिएगा चारों की। ये चल रहा है लास्ट वाला, इंडिया और यूएई के बीच में। 2025 हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट में किस कंपनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? हुरून एक रिसर्च और एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है ना, इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च का काम करता है। तो ये क्या करती है, ये रिपोर्ट निकालती है सबको लेकर, वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी कौन, वर्ल्ड की सबसे अमीर फैमिली कौन, उसी तरीके से वर्ल्ड की मार्केट कैप के आधार पर टॉप 1000 जो कंपनीज है उनकी रिपोर्ट को अभी हुरून ने साझा किया है। और इसने बताया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट जो कैप है उसके आधार पर देखें तो ये है एनवीडिया, है ना, मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया। आपको पता है वर्ल्ड की एनवीडिया इतिहास में पहली कंपनी है जो कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर गई थी वैल्यूएशन में, है ना। तो ये एनवीडिया है, यूएसए की कंपनी है और ये जीपीयू का निर्माण करती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, जीपीयू का निर्माण करती है। और जब से आई आया है इसका वैल्यूएशन काफी बढ़ गया है। तो अभी जो हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट आई है कंपनियों की, उसमें पहले नंबर पर टॉप पर है एनवीडिया। डन, समझ में आ गया। इंडिया की कोई भी कंपनी टॉप 10 में नहीं रखी गई। एनवीडिया ने पहली रैंक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इन दोनों को पीछे छोड़ के हासिल की। इंडिया की टॉप 10 में कोई कंपनी नहीं है, लेकिन अगर हम उसके आगे चलते हैं तो फिर हमको 74th रैंक पर मिलती है रिलायंस इंडस्ट्री। इंडिया की कोई कंपनी जिसकी सबसे बेस्ट रैंक है 1000 कंपनीज में से, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री 74th रैंक पर, है ना। टोटल 40 कंपनियों ने इस लिस्ट में इस बार इंडिया की जगह बनाई है टॉप 1000 में, और सबसे ऊपर 74 नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री। टॉप कंपनी एनवीडिया जीपीयू बनाती है, यूएसए की है, जैसे चारों यूएसए की है। एप्पल यूएसए की है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की है, तीसरे स्थान पर अल्फाबेट यूएसए की है, चौथे स्थान पर, है ना। हुरून स्थापना 1999 में, रिसर्च ग्रुप है और हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में देखने को मिलता है। आईएसआई मार्क की तरह ही आयुष मार्क को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अच्छा, आईएसआई मार्क आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर रहता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है। उसी तरीके से एक नया मार्क आया है जिसका नाम है आयुष मार्क। इसे हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। जो देखिए आयुष चिकित्सा पद्धति, अगर आपने इनको सुना होगा कभी, आयुष चिकित्सा, एक आयुष मिनिस्ट्री काम करती है भारत में। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, चिकित्सा पद्धति है, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गई, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो गई, और ऐसी जितनी भी है, योगा, उन सब के लिए आयुष मिनिस्ट्री काम करती है। अब इन चिकित्सा से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो दवाई के उत्पाद हो, अदर प्रोडक्ट हो, उनको इंटरनेशनली मान्यता दिलाने के लिए अब उन पर एक आयुष मार्क आएगा, है ना, क्योंकि वो आयुष प्रोडक्ट है, मतलब जो आयुष चिकित्सा पद्धति है उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर को आयुष मार्क को लॉन्च किया है। अभी डब्ल्यूएचओ की सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो यहीं पर भारत के पीएम के द्वारा आयुष मार्क को लॉन्च किया गया। उद्देश्य समझ में आ गया आपको, आयुष मार्क का उद्देश्य क्या है। यहां पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया है भारत के पीएम ने, माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल। जो भी आयुष चिकित्सा पद्धति है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं अदर, उन सभी को आपस में जोड़ दिया जाएगा। हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं आयुष मार्क पर। एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी के लिए जो मेडिसिन है, जो सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करेगा, एक स्टैंडर्ड देगा, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इनका एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सके, ग्लोबल मार्केट में इनको बेचा जा सके। इसके लिए एक इंटरनेशनल आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड है ये आयुष मार्क। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये समिट है जो कि डब्ल्यूएचओ आयोजित करवाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन पर यहां पर चर्चा की जाती है अवेयरनेस के लिए, और अभी ये 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की गई। सॉरी, नॉर्मली क्या होता है, डब्ल्यूएचओ इसका आयोजन करवाता है, और इंडिया में भी एक मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है,
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 2014 में ये मिनिस्ट्री बनी थी ताकि भारत में जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां है, पद्धति है, उनको सिक्योर किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके। ये मिनिस्ट्री अभी गणपत राव जाधव के हाथ में है, जो कि करंट मिनिस्टर है आयुष मिनिस्ट्री के। तो ये हो जाता है क्लियर, हमको जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में भी पता चल गया। और जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां है उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सभी को शामिल किया जाता है। दिसंबर 2025 में भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हो गया। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? तो दिसंबर 2025 में भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हुआ है, जो बनी थी मेहर कॉस्टेलिनो। ये इंडिया की पहली मिस इंडिया थी, है ना। 1964 में इंडिया की पहली मिस इंडिया बनी थी ये। इन्हें जो मिस इंडिया है ना, वो फेमिना मिस इंडिया के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है। तो इंडिया की पहली मिस इंडिया 1964 में कैस्टिलानो बनी थी, कैस्टिलिनो, जो कि अभी इनका निधन हुआ है 81 ईयर की एज में। काफी एजेड थी। इंडिया में एक तो फैशन इंडस्ट्री से काफी समय तक ये संबंधित रही है, मॉडल थी, बहुत ही फेमस। तो अभी निधन हो गया इनका। पहली नाम क्या है? मेहर कॉस्टेलिनो, ठीक है। इनकी काफी बुक भी फेमस रही है जब इन्होंने लिखी थी, काफी पुरानी है, पर एक मेन स्टाइल 1987 में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा फैशन पर भी 2 बुक थी, लेकिन यहां पर मेन स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। 1987 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा फैशन कैलियोडोस्कोप, ये 1994 में प्रकाशित हुई थी। और एक फैशन मुसिंग्स नाम की एक बुक थी, जिसका प्रकाशन काफी पहले किया गया था। तो हाल ही में मेहर कैस्टेलिनो का निधन हो गया 81 ईयर की एज में। और ये भारत की पहली मिस इंडिया रही है 1964 में। आगे चलेंगे। अभी एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का भी निधन हो गया है। एक पत्रकार थे जिनको पुलित्जर प्राइज भी दिया जा चुका है, इंटरनेशनल लेवल पर काफी फेमस थे, जिनका नाम था पीटर आर्नेट। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वियतनाम वॉर में रिपोर्टिंग के लिए और ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था इन्होंने। तो ये भी काफी फेमस है। अब कमेंट में बताइएगा कि ये किस देश की, यहां पर मेंशन तो नहीं है ना, वियतनाम वॉर, ओके। तो कमेंट में बताइएगा कि पीटर आर्नेट किस देश से संबंधित पत्रकार हैं, बता दोगे। हम चलते हैं आगे। नासा का नया प्रमुख किससे बनाया गया है? नासा का नया चीफ बनाया गया है जॉरेड आइजैकमैन को। नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। जॉरेड नासा के नए चीफ बने हैं वर्तमान में, और ये नासा के 15वें चीफ है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, नासा के 15वें चीफ है बिल नेल्सन। अभी तक नासा के 14th चीफ के रूप में काम कर रहे थे, और इनको रिप्लेस किया है जॉरेड ने। तो आंसर ले लिया जॉरेड आइजैकमैन। ये बने हैं नासा के 15वें चीफ। यहां पर इनकी कुछ उपलब्धियां मैंने आपको लिखी है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो चीफ है वो, ये इंपॉर्टेंट है। नासा की बात करते, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है, यूएसए में। तो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, 1958 में स्थापना की गई थी। पूरा नाम देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से नासा को जाना जाता है। जैसे हमारे यहां पर इसरो काम करती है, यूएसए में नासा काम करती है। पता होगा आप सभी को, बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। लास्ट क्वेश्चन, चर्चित कुनार रिवर किस देश में स्थित है? कुनार रिवर, इसको हमने कुछ मंथ पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। यह देखने को मिलती है अफगानिस्तान में। वैसे पाकिस्तान में भी इसका बहाव क्षेत्र है, लेकिन मूल रूप से अफगानिस्तान में इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है, कुनार नदी का। अब देखिए यहां पर कुनार रिवर अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने कुनार नदी के पानी को डाइवर्ट करने की मंजूरी प्रदान की। एक्चुअल में जैसे आपने देखा होगा, सिंधु जल समझौता 1960 में हमारे और इंडिया के बीच, हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है सिंधु जल समझौते को। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया था। उसके बाद हम भी इंडिया की काफी सारी नदियां जिस पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को ज्यादा अधिकार था, उस पर हमने क्योंकि रद्द कर दी है, तो काफी सारे इंडिया की जो रिवर बहती है उस पर हम डैम बना रहे, ताकि
हमारे जो उत्तर भारत की क्षेत्र है वहां पर सिंचाई की जा सके और राजस्थान का जो रेगिस्तानी एरिया है, स्पेशली थार डेजर्ट, वहां तक पानी को पहुंचाया जा सके। तो हम पानी को जबरदस्ती आगे क्यों जान दें, हम उसको यूज करेंगे इन फ्यूचर। तो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने रद्द किया, 1960 की ट्रीटी थी। और ये सेम प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ भी काफी प्रॉब्लम चल रहा है। अभी लास्ट मंथ ड्यूरेंट जो लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कभी थी, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है उसकी अधिकतर बाउंड्री पाकिस्तान के साथ हो गई। उस पर भी दोनों देशों के बीच में वॉर देखने को मिली थी, है ना। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर की कंडीशन है, दोनों एक दूसरे पे बम गोले फेंकते रहते हैं। तो इसी कंडीशन में अब अफगानिस्तान ने एक मंजूरी प्रदान की है कि वो कुनार रिवर के पानी को डाइवर्ट करेगा, अप्रूवल दे दिया है। इससे होगा ये कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तून नाम का रीजन है ना, यहां पर पानी की सप्लाई में कमी आएगी। खैबर पख्तून क्षेत्र में अधिकतर जो एग्रीकल्चर है वो इसी नदी के पानी पे बेस्ड है। वहां का जो ग्राउंड वाटर है वो कुनार नदी के कारण ही है, इसके पानी के कारण भी। अब इस नदी का जो ओरिजिन है ना, एक्चुअल में वो पाकिस्तान से ही होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों से होता है, हिंदकुश माउंटेन से होता है, और निकलकर ये अफगानिस्तान में जाती है, बस निकलती और अफगानिस्तान में इंटर। तो होता यह कि भाई पूरा अधिकार अधिकतर नदी के पानी पर वैसे भी अफगानिस्तान का है, हालांकि वापस ये बहते हुए जाती पाकिस्तान में ही है ना, पाकिस्तान में जाती है बहते हुए और पाकिस्तान में किसी और नदी से मिल जाती है। तो अधिकतर बहाव क्षेत्र इसका अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो अफगानिस्तान ने बोला है कि वो कुनार रिवर के पानी को डाइवर्ट करेगा। 480 किलोमीटर की यह नदी है। पाकिस्तान में एक अलग नाम से जानी जाती है, चित्राल रिवर के नाम से इसे पुकारा जाता है, और अफगानिस्तान में से कुनार रिवर कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के काबुल नाम की जो रिवर है वहां पर जाकर ये मिलती है, मतलब काबुल नाम की रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो इसका अधिकतर बहाव क्षेत्र का अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है कि हम कुनार नदी के पानी को डाइवर्ट कर देंगे। इसीलिए अभी यह नदी काफी सुर्खियों में थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है, अधिकतर बहाव क्षेत्र अफगानिस्तान में, तो यहां पर हमने अफगानिस्तान आंसर में लिया है। 20 दिसंबर के यहां पर हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के जो करंट अफेयर है उनको एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी में। राम सुतार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है मूर्तिकला से। नई परिभाषा के अनुसार किसे अरावली हिल्स माना जाएगा? तो स्थानीय भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली जो भू आकृति है उन्हें माना जाएगा अब अरावली। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह अवार्ड जीता है किसने? यह अवार्ड जीता है आर्यना सबालेका ने। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे हर साल कब मनाया जाता है? यह डे 20 दिसंबर को मनाया जाता है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 किसने जीता? यह जीता है पेरिस सेंट जर्मेन नाम की फ्रांस की टीम ने। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई? इसे लॉन्च किया मेघालय ने। 7th टेनिस प्रीमियर लीग के विनर कौन बने हैं? तो ये विनर बने GS दिल्ली SS। और भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जाने वाली है कहां पर? तो यह बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। ब्लूमबर्ग की 2025 की सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में जगह बनाने वाला भारत की एकमात्र फैमिली कौन? तो यह है अंबानी फैमिली। 8th रैंक पर है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए हमारे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का हम आंसर ले लेते हैं कल के। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया 2025 में, और यह है एजुकेट गर्ल्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख चेस प्लेयर है ना। भारत की 88th शतरंज ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख, और महिलाओं में चौथी। फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 134th एडिशन का जो खिताब है यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की टीम ने अपने नाम किया। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो जाते हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? पहला क्वेश्चन। फिर 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या रही?
थर्ड, 2025 एटीपी फाइनल्स के विनर कौन थे या कौन रहे हैं। तो यहां पर 3 क्वेश्चन है हमारे, तीनों को कमेंट में आंसर कीजिएगा और सभी कमेंट कीजिएगा। मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट देखते हैं डेली करंट अफेयर, लेकिन कमेंट काफी कम आते हैं, तो आप सभी कमेंट कीजिए जो भी आंसर है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के मिड में पूछा है, तो उसका भी आंसर कीजिएगा, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।